हेलो बिल्बिन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ या फिर लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकॉनमी, साइंस का एक चीट नोट्स टाइप का जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है प्लस अदर वैल्यू एडेड मटेरियल है, वो सारे सब्जेक्ट्स की मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। अभी मेरा कंपाइलेशन का काम कंप्लीट हो गया है, तो अब मेरे चैनल पे आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। और अब मेरे जो भी वीडियोस होंगे वो मेरे जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे उसी पे बेस्ड रहेंगे। इस पे क्या और वैल्यू एडिशन हो सकता है और क्या डायमेंशंस ऐड हो सकते हैं, मैं कंप्लीट कवरेज दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो भी रिस्पांस आया है मेरे नोट्स के बाद वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। जिन लोगों ने भी नोट्स लिया वो उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। और अगर इनकेस आप खुद इंटरेस्टेड हो नोट्स लेने को, तो इसके पहले टेलीग्राम पे लगभग 1,500 के आसपास लोग हो गए थे, पर अभी वो टेम्पोररली डिसेबल हो गया है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9453763341 पे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा। फ्रेंड्स, अब मैं बताऊँ मतलब मेरा क्या प्लान है आगे का, कि मुझे कैसे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हर चीज़ मैं ही अपने एंड से मैनेज करता हूँ। चाहे नोट्स कंपाइलेशन का हो गया, चाहे नोट्स किसी को फॉरवर्ड करने का हो गया, या फिर वीडियो लेक्चर बनाना, अपलोड करना, एडिट, जो भी है सब कुछ मैं ही अकेले करता हूँ। तो मेरा जो प्लान है कि हर जैसे स्पून फीडिंग टाइप का मैं नहीं करने वाला हूँ कि हर चीज़ जो लिखा हुआ है वो मैं डिक्टेट कर दूँ। उससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा और कोई ज़्यादा मतलब इतना कुछ बेनिफिशियल नहीं होगा। हर सब्जेक्ट को अगर मुझे कवर करना है तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कुछ अब ये है रेगुलेटिंग एक्ट 7073, तो ये बस आपको पढ़ना है और रटना है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। और भी जैसे कौन से ऐसे टॉपिक्स में हैं जहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। तो ऐसे में हमारा कम टाइम में सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर खुद आप एक्टिव हो, खुद से आप एफर्ट्स देना चाहते हो, तो मतलब जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट होगा मैं अपने साइड से दे दूंगा, जो एक्स्ट्रा इनपुट होगा वो मैं एड ऑन करा दूंगा। बाकी जो चीज़ आप अपने से बस रटना है, पढ़ना है, वो चीज़ आप अपने से कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम पॉलिटी करेंगे। इसके पहले मैंने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट करी थी, पर अभी बीच में ये वो उसको मैं अच्छे से कवर करूँगा फ्रेंड्स। पर आज मैं अपने ही नोट से पॉलिटी स्टार्ट करता हूँ। जो जिन्होंने भी मेरा नोट्स लिया हुआ है, मैं कहना चाहूँगा कि इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं कि जो आप स्किप कर सको। जितना भी है सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है। फ्रेंड्स, बहुत लोग फोटो कॉपी, अगर आप टैबलेट पे पढ़ सकते हो या फिर आपके पास कोई लैपटॉप वगैरह है, तो ये मतलब कलरफुल है ना, तो पढ़ने में अच्छा लगेगा, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे फ़ोन हो। अगर आप थोड़ा सा डिजिटली अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो, तो अगर आप टैबलेट वगैरह पे करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसमें कुछ भी स्किप करने लायक नहीं है, जो भी है सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा? स्केड्यूल से स्टार्ट करूँगा। बाकी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी हम उसको देखते चलेंगे। मेरा पर्पज़ चीज़ों को टू द पॉइंट रखना होगा। वैल्यू एडिशन आप खुद से हैंड रिटन नोट अपना खुद से थोड़ा बहुत अगर चाहोगे तो आप ऐड कर सकते हो। बहुत हम टू द पॉइंट रखेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट नहीं करेंगे। ठीक है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है कि हमें जनरली स्केड्यूल हो गया, इससे क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग भी पूछ देगा, या फिर पूछता है कि फर्स्ट स्केड्यूल में क्या है, सेकंड स्केड्यूल में क्या है, थर्ड स्केड्यूल में क्या है। तो फ्रेंड, फर्स्ट स्केड्यूल की हम बात करें तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में है, तो ये सिंपल है, सबको पता है। सेकंड स्केड्यूल की हम बात करें तो इसमें सैलरी, अलाउंसेस, इमोल्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़। अब इसमें हम ध्यान में रखेंगे कि किसके किसके सैलरीज और अलाउंसेस की हम बात की गई है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस, सीएजी और स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इतने लोगों के सैलरी और अलाउंसेस की बात की गई है। ध्यान में रखेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का सेकंड स्केड्यूल में सैलरी में नहीं आता है, तो ध्यान में रखेंगे। तो एमपी और एमएलए का सेकंड स्केड्यूल में नहीं है सैलरी और ओथ से रिलेटेड। ठीक है। किसका किसका है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्लस स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये वैल्यू एडिशन आप यहाँ से कर सकते हो। फ्रेंड, थर्ड स्केड्यूल की हम बात करें तो हम ध्यान रखेंगे कि ओथ एंड अफर्मेशन सबको पता होता है, पर जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो इससे ओथ नहीं लेता है, तो प्रेसिडेंट का नहीं है। प्रेसिडेंट का ओथ का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 60। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे आर्टिकल 60। अब देखो, ओथ में ये भी जीरो टाइप में आ रहा है, कुछ ओथ जीरो, यहाँ पे भी ओ है जो भी जीरो टाइप का, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि प्रेसिडेंट का जो ओथ का आर्टिकल है वो आर्टिकल 60, वो स्केड्यूल 3 के अंडर नहीं आता। ठीक है। अब हम फोर्थ स्केड्यूल की बात करें तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ स्केड्यूल की बात करें तो स्केड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, सॉरी, स्केड्यूल एरियाज एंड स्केड्यूल ट्राइब्स।
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल एरिया एंड स्केड्यूल ट्राइब्स। सिक्स्थ स्केड्यूल की हम बात करें तो इसमें हमें ये याद रखना है कि ट्राइबल एरियाज में कौन कौन सा होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आप इसको कैसे याद करोगे, ATM स्क्वायर, मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब देखो एम से मणिपुर भी होता है, तो हम ध्यान में रखेंगे कि ATM में मनी नहीं है। तो सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से हमारे स्टेट हैं, ATM, ऐसे भी कर सकते हो। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। एम से हम कंफ्यूज हो सकते हैं, मणिपुर हो सकता है, तो हम ध्यान में रखेंगे कि ATM में मनी नहीं है, राइट। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं जो डिक्टेट करना चाह रहा हूँ, तो क्या क्या आप इससे वैल्यू ऐड कर सकते हो। देखो हर चीज़ नोट्स में लिखना पॉसिबल नहीं है, कुछ चीज़ें समझाई जा सकती हैं, तो वही वैसे ही मैंने किया हुआ है कि कुछ मेरे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू भी मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। तो एक दो जो पॉइंट मिसिंग है कहीं कहीं, वो मैं ऐड करता हूं। तो आप ये देखना, बहुत बार क्वेश्चन है पूछा गया और लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे ATM में मनी नहीं है, सिक्स्थ स्केड्यूल वाला आपका याद हो गया होगा। अब हम सेवन्थ स्केड्यूल की बात करें तो इसमें हमारे 3 लिस्ट की बात करी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होता है, इस पे सेंटर कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट बना सकता है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। इसमें हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो यही पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, पहले ओरिजिनली कितने थे, अभी कितने हैं। तो बस आपको याद रखना है, यूनियन लिस्ट में पहले 97 थे, अब 98 हैं। स्टेट लिस्ट में पहले 66 थे, अब 59 हैं। कंकरेंट लिस्ट में पहले 47 थे, अब 52 हैं। तो 3 लिस्ट किस में मेंशन है, सेवन्थ स्केड्यूल में है। तीनों लिस्ट का क्या नाम है हम देख चुके हैं। अब हमें क्या होता है कि हमें दे देता है, जैसे यूनियन लिस्ट जनरली हमारे लिए आसान रहता है ये याद करना कि कौन से लिस्ट में मेंशन है। हमें ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन सा यूनियन लिस्ट में है, कौन सा स्टेट लिस्ट में है, कौन कौन सा कंकरेंट लिस्ट में। तो जनरली यूनियन लिस्ट वाले नहीं पूछते हैं, हमसे पूछा जाता है स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। हम देखते हैं कि इसमें हम क्या कन्फ्यूजन हो सकता है और कैसे हम अपने सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यूनियन लिस्ट की हम बात करें तो डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया, जैसे इंडियन रेलवेज हमने देखा होगा, बैंकिंग भी नेशनल बैंक होता है, तो जनरली ये पता होता है कि ये यूनियन लिस्ट का है। पोस्ट ऑफिस हो गया, इंडियन पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। इंश्योरेंस होता है, जैसे LIC हो गया। तो कहीं ना कहीं सेंसस हो गया, स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारा यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है। थोड़े कन्फ्यूजन हमें होते हैं स्टेट लिस्ट में, तो हम ध्यान रखेंगे जो पुलिस है वो हमारे स्टेट लिस्ट का मैटर है। पब्लिक हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, प्रिजन्स हो गया, पंचायती राज और लैंड रिफॉर्म से हमारे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। सिमिलरली कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिजेस एंड डाइवोर्स, क्रिमिनल प्रोसीजर, पॉपुलेशन कंट्रोल, सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान में रखेंगे इलेक्ट्रिसिटी भी कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर लेना। मैं चीज़ों को टू द पॉइंट रख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम है। अब आपको जो भी प्लानिंग करनी है अपने टाइम के हिसाब से करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैक्सिमम 23 अगस्त तक का आपको टारगेट लेके चलना है लोअर पीसेस के लिए, और हाई कोर्ट का उससे पहले ही होने के चांसेस हैं। तो उतने कम टाइम में आप कहाँ से बेस्ट रिसोर्स फॉलो कर सकते हो, सैम्पल मैंने दिखा दिया, आप खुद देख रहे हो। कमेंट सेक्शन में आप मेरे देख सकते हो कैसे लोगों को रिस्पॉन्स है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हो। फ्रेंड्स, अब बात करें तो रेजिडुअरी लिस्ट, यहाँ पे मैंने नहीं मेंशन है, तो हम ध्यान रखेंगे एक हमारी लिस्ट होती है रेजिडुअरी लिस्ट, जो कहीं भी मेंशन नहीं है, वो ये हमारा आर्टिकल 248 में आता है। तो ऐसा कोई आइटम जो तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, वो किस में आएगा, रेजिडुअरी लिस्ट में आएगा। जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन, तो ये ध्यान रखेंगे। और इस पर कौन कानून बना सकता है, वो यूनियन नहीं, मतलब पार्लियामेंट ही बना सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये आप देख लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, 8th स्केड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज अब अभी हमारे पास कितने हैं, टोटल 22 हैं। पहले कितने थे, 14 थे। अक्सर हमसे पूछा जाता है कि कैसे, मतलब कब कब ये ऐड किए गए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप नहीं करना है। तो 21st अमेंडमेंट से सिंधी ऐड किया गया था, जो फर्स्ट लैंग्वेज ऐड किया गया था 1967 में हुआ था 21st अमेंडमेंट। 71st अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ था, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, तो 71वें संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, कौन कौन सा ऐड हुआ था, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और जो 92वां संशोधन था 92nd अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। तो इसको जनरली लोग BDMS करके याद करते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूँ BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। और जो 96th अमेंडमेंट था
उसमें जो 2011 में हुआ था उसमें ओरिया को रिनेम कर दिया गया था उड़िया। अब थोड़ा बहुत हम अगर याद करना चाहें तो थोड़ा सा अगर देख लो कि 21-71 को ऐड करोगे तो 92 आ जाता है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज से रिलेटेड आपको अगर कुछ याद करना है तो ऐसे कर 21 + 71 92। तो 3 अमेंडमेंट हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो पहला कब हुआ था 1967 में, 71वां अमेंडमेंट कब हुआ था 92 में। तो 92 यहाँ पे भी है, 92 यहाँ पे भी है, थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो। तो एग्ज़ाम में अगर थोड़ा कन्फ्यूज़ हुए तो ऑप्शन को एलिमिनेट आप करके मैनेज कर सकते हो। जो 96 अमेंडमेंट था ये जनरली बहुत कम पूछा गया है, तो अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। ये चीज़ें तीनों आप अगर पहले पढ़े होगे तो मिले होगी। अब 9th शेड्यूल की बात करें तो ये हमारा ऐड किया गया था। जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, उसमें उसी से हमको 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। 10th शेड्यूल की बात करें फ्रेंड तो एंटी डिफेक्शन लॉ है। ये कब ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ, आप इसको स्किप कर मतलब देख लेंगे। इसी को दल बदल कानून कहते हैं। तो अभी हम ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई पार्टी है, मान लो आम आदमी पार्टी है, हम ले लेते हैं अभी रिसेंटली एग्जाम्पल उसी का लेते हैं। मान लो कोई ऐसे एमएलए है यहाँ से, मान लो राघव चड्ढा ही है, इसने इलेक्ट हुआ आम आदमी पार्टी से, अब ये बीजेपी ज्वाइन करता है। तो जीतने के बाद इलेक्ट हुआ, मतलब जीतने के बाद अगर बीजेपी ज्वाइन करता है तो इसकी मेंबरशिप आम आदमी पार्टी से चली जाती है, ठीक है। अब मान लो क्या हुआ कि यहाँ पे टोटल 100 एमएलएज हैं और ये 2/3 मतलब ऐसा कुछ हो जा रहा है कि टोटल 2/3 से ज़्यादा, मान लो 67 मतलब 2/3 मतलब 66 के आसपास हुआ, तो मान लेते हैं 67 या फिर 70 एमएलएज ऐसे हो गए कि सब कुछ आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ऐसे केस में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू होगा। तो हम ध्यान रखेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, दल बदल कानून। कोई भी एमएलए हो गया, एमपी हो गया, मान लो जिस पर्टिकुलर पार्टी से उसने चुनाव लड़ा, चुनाव जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी अगर ज्वाइन करेगा तो पहली पार्टी से उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। पर ऐसा हो जाए कि अगर 2/3 ऑफ टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी ज्वाइंस अनदर पार्टी, उस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। यही अभी रिसेंटली राज्यसभा में हुआ है। राज्यसभा में टोटल आम आदमी पार्टी के 10 सांसद थे, तो उसमें क्या हुआ कि इंक्लूडिंग राघव चड्ढा 7 लोग मिलके बीजेपी ज्वाइन कर लिए। ऐसे केस में एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो ये थोड़ा करंट ओरिएंटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो हम ध्यान रखेंगे। प्लस एंटी डिफेक्शन लॉ एक केस में और नहीं लागू होता है, जैसे मान लो नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। जो अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर अपने नॉमिनेशन के 6 मंथ के अंदर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, ऐसे केस में भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर अब मतलब नॉमिनेट होने के 6 महीने के अंदर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उस केस में भी दल बदल कानून नहीं लागू होगा, उसकी मेंबरशिप नहीं जाएगी। पर कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, ऐसे केस में उसका नॉमिनेशन चला जाएगा, उसका मतलब मेंबरशिप चला जाएगा। तो ये कंप्लीट डिटेल है, आपने कहीं से भी पढ़ा होगा। आई होप मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी और ये कुछ बहुत सारी चीज़ें मिसिंग भी होंगी तो आप ऐड ऑन कर सकते हो। करंट से थोड़ा रिलेट हम कर सकते हैं, इसलिए 10th शेड्यूल इस बार इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा गया तो आप अब मैनेज कर सकते हो। 2/3 वाला थोड़ा सा ध्यान में आप रखेंगे, 2/3 मेजॉरिटी जो जनरली लोग नहीं पता होता है। 11th शेड्यूल की बात करें, पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जनरली आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। हम डिटेल में देखेंगे पंचायती राज को। और 12th शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा म्यूनिसिपैलिटी से है। टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं हमारे 11th शेड्यूल में और 12th शेड्यूल में हमारे 18 सब्जेक्ट है, 18 सब्जेक्ट हैं। तो ये दोनों चीज़ हम डिटेल में देखेंगे, खासकर पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं प्रियम्बल भी जनरली फ्रेंड्स अगर हम बात करें इलाहाबाद हाईकोर्ट आर लोअर पीसीएस की बात करें तो केवल 5 क्वेश्चन है आपका पॉलिटी का। तो 5 क्वेश्चन में क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा ये बताना काफ़ी टफ है, पर 15-16 क्वेश्चन जनरली आपको मिनिमम हाई कोर्ट में देखने को मिलेंगे। ऐसे केस में जैसे प्रियम्बल हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, इमरजेंसी हो गए, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, इन सब चीज़ों से जनरली आपको क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है। अब प्रियम्बल की हम बात करें कि प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। मैं चीज़ों को टू द पॉइंट रखूँगा, बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट नहीं करूँगा। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उन्हीं सब चीज़ों को हाईलाइट करूँगा। अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में मतलब याद करना है। 13 दिसंबर 1946 को
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन लाया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था। इसी को ही फाउंडेशन माना जाता है किसका, प्रियम्बल का। प्रियम्बल को हम क्या बोल सकते हैं, ये इट इज़ जनरली इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, हर चीज़ इसमें मेंशन है। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो इसमें कुछ कुछ वर्ड हैं, जैसे सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो हमसे पूछा जाता है कि इसमें इसका एक तो ऑर्डर पूछ लेगा कि किस ऑर्डर में अरेंज है। तो हमारा जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है और जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, अभी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, तब के प्रियम्बल अभी के प्रियम्बल में थोड़ा डिफरेंट है। 42वें संशोधन 1976 में कुछ वर्ड्स ऐड किए गए थे। कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट हुआ था, उस टाइम हमारा क्या ऑर्डर था प्रियम्बल का, और एक तो अब का पूछ लेगा कि अब कैसा है ऑर्डर का, अब कैसा है ऑर्डर प्रियम्बल का। तो इसको मैंने पहले भी एक बताया हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। एस क्यूब मतलब 3 बार एस आ रहा है, तो एस क्यूब के डॉक्टर ने, डेयर ने जूली के साथ फ्रेंडशिप कर ली, ऐसे कुछ करके आप याद करना है। तो एस क्यूब मतलब सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर। ऑर्डर आपको याद रखना है, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, जिसमें सेकुलर हमारा वर्ड 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये है हमारा ऑर्डर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड है, ठीक है। अब सोवरिन, एक तो ऑर्डर आपको याद रखना है। अब पूछा जाता है कितने टाइप की जस्टिस की बात की गई है। तो अगर हम बात करें जस्टिस की, तो तीन टाइप की जस्टिस हमारे में बात की गई, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में हमारे प्रीएम्बल में बात किया गया है। अगर हम लिबर्टी की बात करें तो 5 टाइप की लिबर्टी हमारे प्रीएम्बल में बात किया गया है। कौन कौन सा, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। फ्रेंड्स हम ध्यान रखेंगे, लिबर्टी इज नॉट इक्वल टू फ्रीडम। एक बार आप चाहो तो इसको सर्च कर सकते हो, बस समझने के लिए, लिबर्टी इज़ नॉट इक्वल टू फ्रीडम। अब देखो, जैसे फ्रीडम है वो हम देते हैं किसी को, होता है ना कि फ्रीडम स्ट्रगल, हम लिबर्टी स्ट्रगल की बात नहीं करते हैं। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो स्टैचू ऑफ फ्रीडम आपने नहीं सुना होगा। तो जो हमारा लिबर्टी होता है वो बाई बर्थ होता है, पर फ्रीडम जो होता है हम किसी को देते हैं या फिर हम एक्वायर करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा प्रीएम्बल है उसमें 5 टाइप की लिबर्टी की बात की गई है। कौन कौन से, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। जस्टिस 3 टाइप की जस्टिस है, जस्टिस सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब सेकुलर का मतलब क्या होता है ये भी पूछा गया कि मतलब हमारा स्टेट, मतलब इंडिया का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा, प्लस हम सारे रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करेंगे। अगर हम इंडिया की रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया में जो है वो पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन होता है रिलीजन और स्टेट में। इंडिया में कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। तो हम ध्यान रखेंगे, इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो हमारा पॉजिटिव है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का है वो सेकुलरिज्म वो नेगेटिव है। अगर डेमोक्रेसी की बात करें, इंडिया में डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, देखो अगर हम डेमोक्रेसी 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर मैं पूछूं आपसे कि इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो 99% लोग बोलेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। पर ध्यान रखेंगे, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो हमारा मतलब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है या फिर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, वो हमारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट होता है। तो हम ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पहले भी पूछा गया है और मैक्सिमम लोग को यहाँ पे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप गलत कर देते। तो हम ध्यान रखें, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है। अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो इसमें हमारा रेफरेंडम आता है, इनिशिएटिव उसको बोलते हैं, रिकॉल बोलते हैं या फिर प्लेबिसाइट। तो इन सब बारे में हमको नहीं पढ़ना है, बस एक बार मैं जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया। अगर रिपब्लिक की बात करें तो जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होता है वो हमारा इलेक्टेड होता है। रिपब्लिक का मतलब यही होता है। और जब हम कहते हैं इंडिया एक सॉवरेन नेशन है, इसका मतलब होता है कि हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने में मतलब हमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हम सक्षम हैं अपने डिसीजन को लेने के लिए। जैसे लोग बोलते, अभी आपने बोला ना कि अभी जैसे ट्रंप है, ट्रंप ने बोला कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर वॉर को सस्पेंड किया।
तो हम लोग बोलते थे कि हम लोग सॉवरेन नेशन है, ट्रम्प कौन होता है कि हमारे डिसीजन लेने वाला। तो जब भी हम कहते हैं कि हम सॉवरेन नेशन है, इसका मतलब होता है कि हम अपने डिसीजन को लेने के लिए खुद सक्षम है, हम किसी को प्रेशर को नहीं है, मतलब हम खुद सक्षम है। ठीक है, अब हम बात करें अब इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफैक्ट मैंने जितनी भी बातें बोली सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो एक भी चीज़ आपको मिस आउट नहीं करना है। आई होप आप तक मेरी चीज़ें डिलीवर हो रही होंगी, जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होगे। यहाँ पे आप ऐड ऑन कर लेंगे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़, है ना। तो यहाँ पे स्टेटस वर्ड भी मेंशन्ड है, तो हम इसको देख लेंगे। अब हम नेचर की बात करें तो हमारा जो हमारा प्रियम्बल है, हमसे पूछा जाता है कि एग्जाम में कि ये जस्टिसेबल है या फिर नहीं है। तो हम ध्यान में रखेंगे कि ये जस्टिसेबल नहीं है। जस्टिसेबल नहीं होने का मतलब कि इसको इन्फोर्स कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो ठीक है, और इसमें जो फैक्ट होता है क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि इट इज़ कॉल्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार आप इसको रीड कर लेंगे। अब कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस हैं। बार बार पूछा गया है, बेरुबारी केस कब है, 1960 में हुआ था, और इसने माना था कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, राइट। तो बेरुबारी केस कब हुआ था, 1960 में। इसमें माना था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। केशवानंदा भारती केस 1973 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन अगर कोई पूछा गया है तो केशवानंदा भारती केस का ईयर और किससे रिलेटेड है, सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार आगे भी पूछा जाएगा। तो केशवानंदा भारती केस 1973 में इसने माना था कि जो हमारा प्रियम्बल है वॉज एक्सेप्टेड एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये कब हुआ था, प्रियम्बल वॉज कंसिडर्ड एज द कोर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये यहाँ पे कोर वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा 1967 में हुआ था। तो ये हम पर ये डायरेक्टली प्रियम्बल से रिलेटेड नहीं था, तो आप इसको चाहो तो स्किप कर सकते हो, पर इसका ईयर आपको याद रखना है। एक केस आपको और यहाँ पे ऐड करना है, LIC केस, LIC ऑफ इंडिया केस 1995, 1995 में हुआ था। इसमें प्रियम्बल को इंटीग्रल पार्ट माना था। तो जनरली आपका जो ट्रेंड है उसमें क्या होगा कि केस मेंशन रहता है, आपको ईयर से मैच करना रहता है। तो ये इंटीग्रल पार्ट ध्यान में रखना है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला है, प्रियम्बल को। और कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, ये बार बार पूछा गया है, आप ध्यान में रखेंगे। BR अम्बेडकर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पास पेपर, जो भी है यहाँ पे बस आप इसको याद रखना है। और ये KM मुंशी इंपॉर्टेंट है। और बाकी इस पेज पे आपको थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन है, आप चाहोगे तो रीड कर लोगे, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी इसमें आपको मतलब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर हम इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट की बात करें तो ये गार्नर ने दिया हुआ था, GAR। इसके हिसाब से मतलब कोई भी स्टेट है उसके पास क्या होना चाहिए, एक तो पॉपुलेशन होना चाहिए, खुद की टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, और सोवरेनिटी होनी चाहिए, मतलब अपनी डिसीजन लेने के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे कि स्टेट का डेफिनेशन कितना है, पॉपुलेशन, टेरिटरी, सोवरेन, गवर्नमेंट होना चाहिए, सोवरेनिटी होना चाहिए। बाकी जो भी चीज़ें मेंशन हैं बस एक बार आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी वैल्यू एडिशन जैसा नहीं है, इसलिए मैं इसको बस आप एक बार रीड करोगे 100% आपको समझ में आएगा। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको स्किप नहीं करेंगे, काफ़ी बार पूछा गया है। तो बस मैंने शॉर्ट में बस इसका की वर्ड लिख दिया हुआ है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला था, ग्रेविन ऑस्टिन ने। क्वासी फेडरलिज्म KC वेयर ने, ये UPPCS में बहुत बार पूछा है। और BR अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन हैज फेडरल प्लस यूनिटरी, ये यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है आई थिंक, ठीक है इसको स्किप कर देते हैं। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट, नेशनल फ्लैग से रिलेटेड जो भी है आपको यहाँ मिल जाएगा। इसमें कुछ मतलब एक बार आप रीड करोगे आपको यहाँ से बिल्कुल हर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बार बार पूछा भी जाता है। अगर हम स्टेट एम्बलम की बात करें तो कहाँ से अडॉप्ट किया गया था, सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। इसमें टोटल 4 लॉयन है, 3 दिखता है 1 नहीं दिखता है, तो ध्यान रखेंगे 4 लॉयन है, बुल है, हॉर्स है, एलिफेंट और इन्वर्टेड लोटस है। और ये सैंडस्टोन से बना हुआ है और मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, तो ध्यान में रखेंगे ये सारी चीज़ें। बाकी नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था।
पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता सेशन, इंटरनेशनल कांग्रेस का जो कलकत्ता सेशन था 27 दिसंबर 1911 को हुआ था। जॉर्ज पंचम के लिए कौन गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। प्लेइंग टाइम 52 सेकेंड। नेशनल सॉन्ग की हम बात करें तो हमारा वंदे मातरम कब अडॉप्ट हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ। इसके राइटर कौन है? बंकिम चंद्र चैटर्जी। और पहली बार कब गाया गया था? 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। और ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था, आनंद मठ नाम से छपा हुआ था। तो बंग दर्शन भी आपको ध्यान में रखना है। अभी वंदे मातरम न्यूज़ काफ़ी था वंदे मातरम मूवमेंट, अभी जो गवर्नमेंट ने 1 साल तक चलाने वाला है, तो ध्यान में रखेंगे। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी हम करंट अफेयर्स में वंदे मातरम से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अब यहाँ पे नेशनल सिंबल की बात करें तो फ्लावर कौन सा? लोटस। फ्रूट मैंगो। ट्री बनियान ट्री। एनिमल टाइगर। बर्ड ये है, आप देख लेंगे बहुत इसमें। पर यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट करने वाली क्या बात है कि नो ऑफिशियल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन एग्जिस्ट डिक्लेयरिंग लोटस मैंगो एंड बनियान एज ए नेशनल फ्लावर फ्रूट एंड ट्री। तो ये ध्यान रखें, कोई ऐसे ऑफिशियली नोटिफाइड नहीं है, पर हम लोग मानते हैं कि नेशनल सिंबल हमारा, या फिर एनिमल, फ्रूट, ट्री, बर्ड, एक्वेटिक बर्ड। नेशनल रिवर गंगा है, कब डिक्लेयर हुआ था? 2008 में। तो ये ईयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल कैलेंडर की बात करें तो ये साका एरा के ऊपर बेस्ड है। बस इसका यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो जो हमारे मंथ हैं उनका हिंदी में क्या नाम होता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हम बोलते हैं, पर कई बार आया है ऑर्डर अरेंज करने के लिए हिंदी वर्ड में, जैसे फागुन, बैसाख, ऐसे करके आप चाहो तो एक बार उसको रीड कर सकते हो। एग्जाम में 1-2 बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसे ही जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन करने का स्कोप है मैं कवर कर दूंगा। अगर स्कोप नहीं भी है और जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहती है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, और भी जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, सब कुछ सारे सब्जेक्ट का मैं कर लूँगा। उसके बाद आप बताइएगा आज का लेक्चर कैसा लगेगा, आप लोग के फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट यहीं से स्टार्ट करूँगा, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से। और मुझे लगता है कि अगर हम इसी तरीके से करेंगे तो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे में मैं सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट पॉलिटी के तो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं लूँगा। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी हम कर चुके हैं, इंडियन ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन बाकी है, तो 3-4 लेक्चर में इंडियन ज्योग्राफी भी हो जाएगा। तो उसके बाद हिस्ट्री अच्छे से करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।